हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम एचटेट कॉमर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड है और साथ में इनकी एक्सप्लेनेशन भी है जो आपके स्कोर को बूस्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज पीवाईक्यू क्लास। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन में समझने की जरूरत है कि सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है। तो देखो, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है बिजनेस और उसके ओनर अलग अलग माने जाते हैं। ठीक है, इसीलिए कंपनी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? देखो, कंपनी एक अलग लीगल पर्सन होती है। कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, प्रॉपर्टी सेल कर सकती है, कोर्ट में केस कर सकती है या केस फेस कर सकती है। ओनर और कंपनी अलग होते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन यहाँ पे क्यों रॉन्ग है? देखो, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, ओनर और बिजनेस सेम होते हैं, कोई अलग लीगल आइडेंटिटी नहीं होती। पार्टनरशिप के अंदर देखते हैं, पार्टनर्स और फर्म अलग नहीं माने जाते। फर्म की कोई इंडिपेंडेंट लीगल आइडेंटिटी नहीं है। जॉइंट हिंदू फैमिली जो एचयूएफ है, कर्ता और फैमिली मेंबर से अलग लीगल एंटिटी नहीं होती। इसीलिए एग्जाम में जब भी हमें सेपरेट लीगल एंटिटी आए तो हमें बिना सोचे समझे कंपनी को मार्क कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का मतलब समझते हैं पहले कि डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है। ए ऑप्शन है करंट एसेट पे, फिक्स्ड एसेट पे, लाइबिलिटीज पे, स्टॉक पे। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन समझते हैं। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट की वैल्यू का हर साल कम होना यूज और टाइम के कारण। अब देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, फिक्स्ड एसेट। वो क्यों है? देखो, फिक्स्ड एसेट जो होती है वो लॉन्ग टर्म यूज के लिए होते हैं, जैसे मशीनरी है, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट। इन एसेट की वैल्यू जैसे यूज से, टाइम से, वियर एंड टीयर से घट जाती है, इसीलिए डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। बाकी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है? अब देखो, जो करंट एसेट होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। ठीक है, जैसे कैश, डेटर्स, इन पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, बल्कि इनके ऊपर वैल्यूएशन होती है। जो लाइबिलिटीज है ये एसेट ही नहीं होती, इसलिए डेप्रिसिएशन का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं है। जो स्टॉक है, इन्वेंट्री, स्टॉक पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, स्टॉक पर वैल्यूएशन होती है। ठीक है, अब जो लाइबिलिटीज है वो हमने पढ़ ही लिया था, लाइक वो एसेट नहीं होते इसलिए डेप्रिसिएशन भी नहीं लगते हैं। जो चीज घिसती है उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, इन शॉर्ट वी कैन से दैट। इसीलिए फिक्स्ड एसेट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो जो डेप्रिसिएशन है वो सिर्फ उन एसेट पर लगता है जो लंबे टाइम तक यूज होते हैं। दैट्स व्हाई हमारा फिक्स्ड एसेट जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है विच डॉक्यूमेंट डिफाइन राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। तो पार्टनर्स के नाम से हम गेस कर सकते हैं कि ऑब्वियसली कि पार्टनरशिप डीड होगा। तो देखो, पार्टनरशिप डीड जो है, जो सी ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट है। पार्टनरशिप डीड होता क्या है? देखो, जो पार्टनरशिप डीड है ये एक रिटन एग्रीमेंट होता है जो पार्टनर्स के बीच में बनाया जाता है। इसमें क्लियरली लिखा होता है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, पार्टनर के राइट, पार्टनर की ड्यूटीज, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, सैलरी और कमीशन अगर है तो, रिटायरमेंट, एडमिशन रूल्स। इसीलिए राइट और ड्यूटीज डिफाइन करने वाला डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप डीड हो जाएगा। बाकी सब इनकरेक्ट क्यों है? देखो, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी का डॉक्यूमेंट है, कंपनी के स्कोप और ऑब्जेक्टिव बताता है, पार्टनर से ये बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी के इंटरनल रूल्स के लिए है, पार्टनर्स के लिए तो ये भी नहीं है। प्रोस्पेक्टस जो है पब्लिक को शेयर इनवाइट करने के लिए जो है इशू किया जाता है। पार्टनरशिप से इसका कोई लेना देना नहीं है। दैट्स वाई जो हमारा सी ऑप्शन है पार्टनरशिप डीड वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो है बेसिकली जीएसटी के लिए। तो जीएसटी इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है? डायरेक्ट टैक्स का, इनडायरेक्ट का, प्रोग्रेसिव का या प्रोपोर्शनल का? देखो, जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। अब देखो, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो एक व्यक्ति भरता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो एक पर्सन भरता है लेकिन उसका बर्डन किसी और पर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, जैसे जीएसटी जो है सेलर के द्वारा गवर्नमेंट को दिया जाता है,
लेकिन जो टैक्स का एक्चुअल बर्डन है वो कस्टमर उठाता है। जीएसटी प्राइस में ऐड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 100 रुपए का आइटम खरीदते हो, 18 रुपए उस पे जीएसटी है। जीएसटी सेलर ने दी है, पर पैसे तो आपने पे किए हैं। इसीलिए जो जीएसटी है वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट टैक्स पे चलते हैं। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? जिसका बर्डन ट्रांसफर नहीं होता। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स। जीएसटी में बर्डन ट्रांसफर होता है, ठीक है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है बर्डन ट्रांसफर नहीं होता। जो प्रोग्रेसिव टैक्स है, इनकम बढ़ने पर टैक्स रेट बढ़ता है। जीएसटी इनकम बेस्ड नहीं होता, ठीक है। प्रोपोर्शनल टैक्स में चलते हैं, सेम रेट ऑन ऑल इनकम, ठीक। तो इस तरीके से जो हमारा जो जीएसटी है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जो टैक्स प्राइस में छुपा हो वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पीएलसी, ठीक है। इसमें बोल रहा है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज वेयर सेल्स जो है वो बढ़ती है, तेजी से बढ़ती है। इंट्रोडक्शन स्टेज में बढ़ती है, ग्रोथ में, मैचुरेशन मैच्योरिटी में या सैचुरेशन में। तो देखो, इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है कि प्रोडक्शन जो है यहाँ पे नया होता है ना। सेल्स स्लो ग्रोथ करती है। जो ग्रोथ स्टेज है, प्रोडक्ट मार्केट में एक्सेप्ट हो जाता है, डिमांड बढ़ती है, सेल्स जो है तेज स्पीड से जो है ग्रो करती है। मैच्योरिटी में सेल्स पीक पर होती है, ग्रोथ स्लो हो जाती है, ठीक है। जो सैचुरेशन है और डिक्लाइन स्टेज है, मार्केट भर जाता है, सेल्स रुक जाती है या गिरने लगती है। इसीलिए जिस स्टेज में जो सेल्स है वो राइज करती है तेजी से, वो है हमारी ग्रोथ स्टेज। तो हमारा बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और प्लीज, अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप एक्सप्लेनेशन को रीड कर लेना, तो इजीली आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। सबसे पहले हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, ट्रेनिंग एक्चुअल वर्क प्लेस से अलग जगह पर दी जाए वो ऑफ द जॉब होती है। ऑफ द जॉब के जो एग्जाम्पल्स हैं वो देखो, क्लासरूम लेक्चर है, क्लास में पढ़ाया जाता है। सिमुलेशन है, आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट करके ट्रेनिंग दी जाती है। वेस्टिबल ट्रेनिंग है, फैक्ट्री जैसा सेटअप लगा के, लेकिन एक्चुअल वर्क से थोड़ा अलग होता है। तो ये सब तो ऑफ द जॉब है, लेकिन जो जॉब रोटेशन है वो ऑन द जॉब है। ऑन द जॉब में क्या होता है? जॉब रोटेशन में इंप्लॉयज एक्चुअल जॉब करते हैं, बस डिपार्टमेंट या वर्क चेंज होता है। ट्रेनिंग जो होती है वो रियल वर्क प्लेस पे होती है, इसीलिए जॉब रोटेशन जो है ऑन द जॉब है। और इन्होंने क्या पूछा था कि इनमें से कौन सा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मेथड नहीं है? तो क्लासरूम लेक्चर ऑफ द जॉब है, सिमुलेशन, वेस्टिबल, सी और डी दोनों जो ऑप्शंस है वो ऑफ द जॉब की है। जो ए है वो इनमें सबसे अलग है ऑन द जॉब का, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है तो बताने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। और जो इसके एक्सप्लेनेशन में वो दी हुई है तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विच कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट पर यूनिट। देखो, वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो टोटल में बढ़ती घटती है, पर यूनिट हमेशा सेम रहती है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, कि जो टोटल में बढ़ती घटती है पर यूनिट जो है वो क्या रहती है? सेम रहती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल, एक यूनिट बनाने का खर्चा 10 रुपए है, मैंने 10 यूनिट बनाई तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 100 रुपए। पर यूनिट जो मेरी सेम रही वो तो 10 रुपए रही ना, सेम, इसीलिए पर यूनिट जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो वो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं क्यों गलत है यहाँ पे। देखो, सबसे पहले है फिक्स कॉस्ट, ये टोटल फिक्स्ड होती है। पर यूनिट कॉस्ट जो है इसकी चेंज होती रहती है। जैसे प्रोडक्शन बढ़ने पर जो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम हो जाती है ना। प्रोडक्शन बढ़ रही है तो हमारी पर यूनिट कम हो जाएगी, इस तरीके से तो फिक्स कॉस्ट नहीं होगा। सेमी वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी फिक्स्ड होती है, थोड़ी वेरिएबल है, इसीलिए पर यूनिट कांस्टेंट नहीं होती। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? किसी ऑप्शन को छोड़ने की कॉस्ट या पर यूनिट कॉस्ट नहीं होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। जो हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है वो है basically a market coverage strategy in which a firm goes after a large share of one or a few segment is known as differentiated है, undifferentiated है, niche है या unconcentrated है। तो यहाँ पे niche marketing हो जाएगा। इसका मतलब समझ लेते हैं niche marketing क्या होता है। देखो, मार्केट के एक या कुछ छोटे स्पेसिफिक सेगमेंट पर फोकस रहता है,
उन्हीं कस्टमर की स्पेशल नीड्स को टारगेट करना, उन सेगमेंट्स में बड़ा मार्केट शेयर हासिल करना। एग्जाम्पल, सिर्फ लग्जरी ऑर्गेनिक स्किन केयर या फिर सिर्फ सीए स्टूडेंट्स के लिए बुक्स, ये सब नीश मार्केटिंग के एग्जाम्पल्स हैं। बाकी क्यों गलत हो जाएंगे? देखो, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग क्यों होती है, क्या होती है? देखो, यहाँ पे मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं, हर सेगमेंट के लिए एक अलग प्रोडक्ट होता है। अनडिफरेंशिएटेड में पूरा मार्केट एक जैसा माना जाता है, एक ही प्रोडक्ट सबके लिए। अनकॉन्सेंट्रेटेड, बहुत ज्यादा स्प्रेड, किसी एक सेगमेंट पर यहाँ पे फोकस नहीं होता। ठीक है, एक या कुछ सेगमेंट पर जहां फोकस हो, यानी कि बड़ा फोकस हो, वो इज इक्वल टू नीश मार्केटिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉय बेनिफिट इज कवर्ड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15। देखो, सबसे पहली बात तो ये समझने की बात है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 है वो एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। ये जो है सिर्फ एम्प्लॉयज को मिलने वाले बेनिफिट को कवर करता है, जैसे सैलरी, बोनस, लीव इनकैशमेंट, ग्रेचुटी। अब जो, देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ग्रेचुटी जो है एक लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट है जो एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पे मिलता है। इसीलिए जो ग्रेचुटी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 के अंडर कवर्ड होती है। बाकी ऑप्शन क्यों गलत है यहाँ पे? देखो, जैसे बोनस पेबल टू डायरेक्टर ओनली, डायरेक्टर को दिया गया बोनस एम्प्लॉय बेनिफिट में नहीं काउंट किया जाता। डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, देखो शेयर होल्डर्स एम्प्लॉय नहीं होते। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर होल्डर एम्प्लॉयज नहीं होते। इसीलिए बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच, और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।